डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व गृह मंत्री की भांजी पार्षद बीजेपी में शामिल, सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष ने कराया भाजपा प्रवेश। ताम्रध्वज साहू की भांजी सीमा साहू। रायपुर में फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग कैंपेन का हुआ आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने कहा, सबकी भागीदारी से पूरा होगा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। सूरजपुर में पुलिस परिवार के लिए स्वास्थ्य शिविर, 250 से अधिक लोगों की हुई जांच। डॉक्टर्स ने दी नियमित चेकअप की सलाह। बिलासपुर में बनेंगे 3 नए पुल, 336 करोड़ की लागत से 2 ब्रिज और 1 फ्लाईओवर की योजना अरपा नदी के दोनों किनारों को जोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 75 पहुंची। 3 रायपुर और 2 बिलासपुर में नए पेशेंट मिले। 3 ऑक्सीजन सपोर्ट और 1 मरीज आईसीयू में। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं डॉक्टर रानी रैकवार और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं रायपुर की खबर से। रायपुर सहित कई जिलों में लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है। हल्की आंधी तूफान आने पर भी घंटों बिजली गुल रहती है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मौजूदा साय की कार्यप्रणाली और प्रशासन व्यवस्था पर तीखे प्रहार कर विद्युत विभाग, खनन माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाए। पूरे प्रदेश में अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में लगभग हर जिले में, हर गांव में बिजली काटी जा रही है, घंटों बिजली काटी जा रही है। वर्तमान में जब मैं आपके सामने बाइट दे रहा हूँ, तब भी इस इलाके की बिजली कटी हुई है। अब पिछले 3 घंटे से कटी हुई है। प्रदेश के लगभग हर जिले में अघोषित रूप से बिजली काटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। यह वही छत्तीसगढ़ है जो 2023 के पहले सर्वोच्च बिजली स्टेट होता था। हमारे राज्य की बिजली हम उड़ीसा को, तेलंगाना को भेजते थे, उत्तर प्रदेश को भेजते थे। आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, देश में सबसे ज्यादा पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है, सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक छत्तीसगढ़ है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। यह शायद सरकार की लापरवाही है। शायद सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है बिजली व्यवस्था से, और इसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार और बिजली विभाग के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री। क्या ये षड्यंत्र पूर्वक छत्तीसगढ़ की बिजली को बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है? कहीं न कहीं कोई कारण है। सरकार को बिजली कटौती पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बिजली कटौती के बारे में जब सवाल मंत्रियों से किया जाता है तो पत्रकारों को कहते हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं, तो इस प्रकार की बात करते हैं। आज जून के महीने में जब बिजली काटी जा रही है और ये सवाल हो रहा है, तो मुद्दा नहीं है। बिजली कटौती आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया के तहत राज्य के 447 शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के युक्त युक्तिकरण के फैसले को लेकर शिक्षक संघ और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा। अब सरकार वो चला रहे, अब सवाल हमसे पूछ रहे। भाई सिंपल सा बात है, पिछले 15 साल में 3500 स्कूल बंद किए थे कि नहीं किए थे? 3500। पहले ये विजय शर्मा जी बता दें। और क्या शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 10,400 स्कूल को बंद करने की आवश्यकता है क्या? थी क्या? क्या उसके जगह में आप लगभग 58 से 60,000 शिक्षक भर्ती करना था, क्यों नहीं कर रहे? क्या बजट की कमी है? पैसे नहीं है?
सबसे पहला सवाल, आप सिर्फ युक्तियुक्तकरण, ये मर्ज और समायोजन, और मुख्यमंत्री जी का और कोई एक नया शब्द आया है, कुछ नहीं, कुछ और कोई नया शब्द है, वो शायद मुझे अभी ध्यान में नहीं है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को आप मूर्ख बनाना छोड़ दें। अभिनंदन और हृदय से आभार आपके इस विषय को पूछने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये कांग्रेस की सरकार थी, तब रायपुर में एक ऐसा स्कूल था जिसमें 180 बच्चे थे और 30 शिक्षक हुआ करते थे। क्यों? रायपुर कैपिटल है, रायपुर में सारी सुविधाएं हैं, सबको रायपुर में ही रहना है। पिछली सरकार ने पैसे वैसे ले करके लोगों की नियुक्तियां कर दी थी। प्रदेश में 300 ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे। 500 या 700 का मुझे इसका आंकड़ा नहीं, लेकिन वो एकल शिक्षक थे। ये सारी स्थितियां किसने पैदा की? ये कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने पैदा की। अभी क्या हो रहा है युक्तियुक्तकरण में, हमको समझना है। युक्तियुक्तकरण में 10,000 ऐसे स्कूल हैं जो एक ही प्रीमाइसेस में थे। मेरी बात एक बार निवेदन है आपसे, आप इसको जरूर प्रसारित करिएगा, जनता के बीच में स्पष्टता होनी ही चाहिए। 10,000 ऐसे स्कूल हैं जो एक प्रीमाइसेस में है, उसमें भी प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है, कहीं मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है, कहीं हाई स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये जो एक प्रीमाइसेस के स्कूल हैं उसमें 2 हेडमास्टर हुआ करते थे, उसको एक किया गया। अब दोनों स्कूलों को मिलाकर एक हेडमास्टर होंगे। एक प्रीमाइसेस है, एक बिल्डिंग है, एक हेडमास्टर फ्री हुए, उनको कहीं पोस्टिंग दी गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और विधि मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर उच्च न्यायालय का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने वकालत के दिनों के पुराने अधिवक्ता साथियों से स्नेहपूर्वक मुलाकात की और पुरानी यादें ताज़ा की। वहीं महाधिवक्ता कार्यालय कक्ष में एडिशनल एडवोकेट जनरल समेत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ विधिक मुद्दों और न्यायिक प्रक्रियाओं पर सार्थक चर्चा भी हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति के माध्यम से आमजन की सेवा का अवसर मिला है, लेकिन न्यायालय परिसर आकर अधिवक्ता साथियों से मिलना भावनात्मक अनुभव रहा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को गर्मी और ट्रेन की लेट लतीफ़ी और खाने की सुविधा बंद होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल से बंद IRCTC आउटलेट अब नए टेंडर के तहत फिर से शुरू हो गए हैं। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि देरी अमृत भारत परियोजना के चलते हुई। खाने की सुविधा शुरू होने से खासकर कटनी रूट के यात्रियों को अब राहत मिलेगी। कबीरदास जी के 628वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा डोंगरगढ़ पहुंचे और मां बमलेश्वरी मंदिर की तलहटी में स्थित कबीर मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्षद भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अमीन माता महिला मंडल, पानिका समाज और कबीर युवा समिति की ओर से संत बताते हुए कि समाज में फैले भेदभाव और अंधविश्वास को मिटाने में उनके योगदान को याद किया गया है। उन्होंने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि जिस समाज में नारी शक्ति जागरूक होती है वहां प्रगति निश्चित है। उन्होंने स्थानीय समाज की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। आज डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी की पावन भूमि पर आज आना हुआ है। आज कबीर प्राकट्य उत्सव दिवस है। कनिका माणिकपुरी समाज के द्वारा आज डोंगरगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से सदगुरु कबीर साहिब जी के प्राकट्य उत्सव को मना रहे हैं। पूरा देश सदगुरु कबीर साहिब के आज के इस प्राकट्य उत्सव को जो है मना रहा है। सदगुरु हमारे कबीर साहिब जो हैं वो एक बड़े पूजनीय संत, समाज सुधारक, कवि, और उनके जो वाणी है, दोहा है, वो हर मनुष्य के जीवन में एक प्रेरणा और आगे बढ़ने के लिए जो है वो संदेश के साथ चरितार्थ होता है। आज समाज के द्वारा बहुत ही शानदार इस डोंगरगढ़ की पावन नगरी में कार्यक्रम किया गया है। मेरा आना हुआ और इसके पहले लगातार अन्य जो क्षेत्र में, क्योंकि ये अपने वट सावित्री के दिन से सदगुरु कबीर साहिब जी के प्राकट्य उत्सव को समाज जो है वो मनाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो सदगुरु कबीर साहिब जी के कार्यक्रम में जाना हुआ।
आज पनिका मानीपुरी समाज के कार्यक्रम में आके मुझे बहुत ही प्रसन्न हुआ। सबसे पहले 2 दिवसीय हमारा आयोजन था, गुरु कबीर साहब जी का प्रकाशन दिवस 10 तारीख को हम लोग शोभा यात्रा निकाले और झंडा वंदन किए। यहाँ से रेलवे चौक होते हुए महावीर तालाब सगरी भरने के लिए गए, वहाँ से हम लोग जो है कबीर मंदिर में आने के पश्चात उस सगरी भर के आए और आज चौका आरती महंत दीवाने महंत सुखदेव दास जी, महंत बक्सर दास जी, महंत प्रताप दास जी और दीवानों में भी सुखदेव दास जी, अभी लोगों ने चौका आरती करके आज का कार्यक्रम चौका का समापन किए हैं और उसके पश्चात बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखे हैं और भोजन मेरा प्रारंभ हो गया है। आज हमारे अतिथिगण आए थे, कुलदीप शर्मा जी, आदमी बनवाना जी, हमारे शहर के अध्यक्ष रमन डोंगरे जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी महेश वर्मा जी आए थे। डोंगर राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 51 मोहड़ में अवैध रेत खनन को लेकर गोली चलने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि गोली एक युवक रोशन मंडावी के सिर को छूते हुए निकल गई, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। साथ ही 2 अन्य लोग भी घायल हुए। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक राजनीतिक संरक्षण में रेत चोरी का रैकेट लंबे समय से सक्रिय है। वहीं ग्रामीणों में इससे गहरी नाराजगी है। साथ ही घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। आरोप है कि पुलिस को रोकने के लिए महिलाओं को ढाल बनाया गया। रेती माफिया द्वारा रेत खनन के लिए रेत बना रहे थे। उस समय हमारे गांव के बुजुर्ग और गांव के सियान लोग जब मना करने गए तो उस समय उनको गोली मार दिया गया और 2-4 को उसके गुंडा लोग ने धक्का मार के घायल कर दिया और उसका दोनों जगह पट्टी बंधा है। उन लोग के घायल कैसे किए? वो लोग गोली मार के किया है। 2 लोग को गोली मारा है और 2 लोग को। कितने लोग थे उसमें? वो लोग कितने लोग हैं उसको तो मैं नहीं बता सकता। 4 लोग को अभी लगा है गोली। हमारा कहना है जब सेठ का नाम बता रहा है, गाड़ी मौजूद है यहाँ जेबीसी और ड्राइवर मौजूद है, नाम बता रहा है, तो उसके ऊपर गांव वाले कार्रवाई चाह रहा है। का सर्वश्री सियान है, ऐसे बाहर का आदमी ऐसे कौन जो गोली मार के भाग जाता है, इसको जानकारी लेना है ना सर हमको। ऐसे में कोई भी गरीब आदमी को मार के भाग जाएगा। क्यों मारा गोली? क्या घटना, क्यों गोली मारे? घटना क्या हुआ है, इन लोग कसार तरफ गया है बोलता है घूमने के लिए, तो वही लोग बताएगा क्या करे, क्यों मारा है, क्या किया है। कहाँ गए थे घूमने? ये कसार अपने गार्डन। अभी मोहड़ में रेत निकालने को लेकर विवाद की स्थिति है। गांव में अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल मौके पे है और अभी स्थिति को नियंत्रण पर करने का प्रयास किया जा रहा है। सर इसमें गोली चली है? अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कहा सुनी की बात है, अभी तो कोई चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन गांव के लोग ये कह रहे हैं अभी तक ये चीजें स्पष्ट नहीं है। मौके पे पुलिस ने सारी चीजों के जो जानकारी सारी चीज नजर में है। रेती माफिया द्वारा रेत खनन के लिए दुर्ग जिले में भारत विकास परिषद की ओर से आगामी 14 जून को रोमन पार्क में विशेष राष्ट्रवादी व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां और समाधान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ये व्याख्यान भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम सभी के लिए खुला है और निःशुल्क रहेगा। इस दौरान जनता से समय पर पहुंचकर इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मेरे ख्याल सभी आप लोग उनसे परिचित हैं, तो वो 14 तारीख को उनका उद्बोधन है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता ये जान जाए कि वो आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस उद्बोधन के समय वहाँ पर उपस्थित रह सके। हम और हमारे सारे जो पत्रकार साथी है उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि उस दिन 14 तारीख को वो भी वहाँ पर आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस उद्बोधन को अच्छे से कवर करें। हाँ, इस उद्बोधन का जो हमारा विषय है वो है वर्तमान भारत की चुनौतियाँ और उनके समाधान, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ये विषय हमने रखा है कि भारत के अंदर क्या चुनौतियाँ हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है और वो समाधान भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन उस समाधान का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है उस पर हमने फोकस किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसकी मूल स्थापना जो हुई थी 1963 में हुई थी। उस समय जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो भारत में एक मतलब
कहना चाहिए लोगों का मनोबल गिर गया था। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए और ऐसी कोई भी समस्या आए तो इसको लोगों को जागरूक रखने के लिए ये संगठन का नींव रखी गई। तो उसके पीछे ये है कि भारतीय संस्कृति और भारत का जो दर्शन है वो लोगों के बीच में जाए विभिन्न कार्यक्रमों से। इसलिए हमने जो सूत्र रखे हैं वो सेवा के कार्य भी हम कर रहे हैं, समर्पण के भी कार्य कर रहे हैं, संस्कार के भी कार्य कर रहे हैं। तो संस्कार में क्या, अभी भारतीय संस्कृति में संस्कार के लिए अथाह विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो उस विषय में से हम लोगों ने कुछ चीज़ें चुनी हैं। जैसे हम एक भारत को जानो एक कार्यक्रम करते हैं जीके का, उसमें पूरे जितने भारत से रिलेटेड जितने विषय हैं, मतलब हमारी नदी है, हमारे पहाड़ या हमारे महापुरुष, वो शायद हम अपने बीच में कई जगह हमको नहीं मिलता देखने। वो बुक हमने एक हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई गई है, उसमें सारा कुछ कवर अप किया गया है। उसके विषय में हम लोग कॉम्पिटिशन करवाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी मेरे ख्याल सभी आप लोग उनसे परिचित हैं, तो वो बेमेतरा जिले के देवकर तहसील अंतर्गत भटगांव के किसानों ने नदी पर बन रहे स्टॉप डैम को लेकर गहरी चिंता जताई है। किसानों का कहना है कि यह निर्माण कार्य खेतों के डुबान क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे बारिश के दिनों में जलभराव से फसलें बर्बाद हो सकती हैं। आपको बता दें कि ओंकार साहू सहित दर्जनों किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निर्माण कार्य रोकने और नए सिरे से सर्वे की मांग की है। खेत के बारे में वहाँ डैम बना थोड़ा नहीं बनवाना है। हाँ, और रेडी और डुबान जगह है, वहाँ जरूरत भी नहीं है हमारा पानी वानी के। बनना चाहिए तो ऊपर में बनना चाहिए, डुबान जगह में बने से कोई मतलब है नहीं। और नाला में डैम बना तो बारे में डैम नहीं बनवाना है। क्या है वो मेरे खेत में ऑलरेडी डैम बना था, वो नाला में पूरा डुबान जगह है, पूरा खेत बना सबके ना, पूरा पानी थोड़ा गिरते ना पूरा नहीं आ रहा, सबके खेत में धार चले चालू हो जाए। और डैम बनी तो पूरा धान पान पूरा नुकसान हो रही है पूरा सब किसान को। खेत के बारे में वहाँ डैम बना थोड़ा नहीं बनवाना है। हाँ, और रेडी और डुबान जगह है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।